नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हर्यक वंश या पितृहंता डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम मगध उत्कर्ष की कहानी के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं मगध उत्कर्ष की ओर। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो अथर्ववेद में। कहाँ पर? अथर्ववेद में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम का कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, अथर्ववेद में। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में एक कीकट या किराट जाति का उल्लेख मिलता है जिसके शासक को क्या कहा गया है? प्रमगंध। यानी कहने का मीन्स यहाँ पर ये है दोस्तों कि ऋग्वेद में एक जाति है कीकट। कौन सी जाति? कीकट, या इसी को किराट बोलते हैं। इस जात का जो शासक था उसे प्रमगंध क्या कहा जाता है? प्रमगंध, यानी प्रमगंध के नाम से इसने शासक ने रूल किया है। तो जो शासन किया है उस शासन कहाँ पर किया है? वो मगध में। कहाँ पर? मगध में। आइए नेक्स्ट प्रश्न, बृहद्रथ वंश। अब मगध की जो शुरुआत होती है बृहद्रथ वंश के नाम से, वैदिक साहित्य में की मदद से इतिहास की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। कहने का मीन्स दोस्तों ये कि वैदिक साहित्य में इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा भारत, महाभारत और पुराणों में मिलती है। कहने का मीन्स प्राचीन इतिहास में मगध का उल्लेख कहाँ आपको मिलता है बृहद्रथ वंश के रूप में? तो महाभारत और पुराणों में। और महाभारत और पुराणों में मगध के प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। ये जो बृहद्रथ था ये जरासंध का पिता था। किसका पिता था? जरासंध का। क्योंकि महाभारत में जरासंध का उल्लेख बहुत अच्छे से किया गया है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई में जरासंध युद्ध के लिए आता है। और इसकी लड़ाई किससे होती है? तो इसकी लड़ाई होती है भीम से। बृहद्रथ के पिता का क्या नाम था? तो बृहद्रथ के पिता का नाम था वसु। और वसु किसके पिता थे? तो आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि ये जरासंध के पिता थे। मगध का आरंभिक जो राजधानी थी, यानी मगध की आरंभिक राजधानी थी वसुमती या गिरिव्रज। और ये राजधानी किसने बसाई थी? तो राजा वसु ने। और राजा जो वसु था ये किसका पिता था? तो ये बृहद्रथ का पिता था। अब हम बात करते हैं, यानी वसुमत और गिरिव्रज को बसाया किसने था? तो ये वसु ने। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जरासंध की। जरासंध एक पराक्रमी, कैसा शासक था? पराक्रमी शासक था जिसने कई राजाओं को पराजित किया था। अंत में महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण, या ये कह सकते हैं श्री कृष्ण के निर्देश पर जरासंध को पराजित किया था। किसने? तो भीम ने पराजित किया था। और इस तरह से जरासंध मारा जाता है। और जरासंध के बाद इस वंश का, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो बनता है रिपुंजय। और रिपुंजय का नाम कहीं कहीं पर बृहद्रथ ही मिलता है, क्योंकि इस वंश बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की, तो संस्थापक भी है। लेकिन जो अंतिम राजा की अगर बात करते हैं तो अंतिम राजा भी बृहद्रथ है। और बृहद्रथ का दूसरा नाम क्या है? रिपुंजय। क्या नाम है? रिपुंजय। बृहद्रथ वंश के पश्चात, यानी जब बृहद्रथ वंश खत्म होता है, क्योंकि बृहद्रथ के जो अंतिम शासक होते हैं रिपुंजय, इसकी हत्या एक व्यक्ति के द्वारा, यानी उसके मंत्री द्वारा की जाती है, महामंत्री के द्वारा की जाती है। उसका नाम होता है पुलिक। और पुलिक के द्वारा रिपुंजय की हत्या होती है। अब मगध पर एक नई डायनेस्टी का जन्म होता है जिसे हम बोलते हैं हर्यक डायनेस्टी, यानी हर्यक वंश, या इसी को कहा जाता है पितृहंता वंश। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम से बनते हैं वो इसी डायनेस्टी से बनते हैं, हर्यक वंश से बनते हैं। तो आज हम हर्यक वंश डायनेस्टी को डिटेल में और अच्छे से, यानी यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं हर्यक वंश, इसको बोलते हैं पितृहंता वंश। इसकी स्टार्टिंग 544 BC में हुई थी। अब आइए डिस्कस करते हैं इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके एक बहुत प्रतापी राजा हुए, एक
युग शासक हुए जिन्हें कहा जाता है बिम्बसार, और बिम्बसार का क्या नाम है? श्रेणीय। इन्हें श्रेणीय भी कहा जाता है और बिम्बसार, यानी ये किसके संस्थापक हैं? हर्यक वंश या पितृहंता डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? तो बिम्बसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस एग्जाम का। बिम्बसार जो रूल किया लगभग 52 वर्ष किया, कितना? 52 वर्ष किया, और 544 से लेकर 492 बीसी तक इन्होंने शासन किया। इनका उपनाम क्या है? तो इनका नाम श्रेणीय। इनका उपनाम क्या है? श्रेणीय। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिम्बसार को। किसको? बिम्बसार को। मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बिम्बसार को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जैन साहित्य में, यानी जो जैन साहित्य है उसमें बिम्बसार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है श्रेणिक। यानी हमें जो जैन साहित्य से जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें उस बिम्बसार का क्या नाम है? श्रेणिक। जबकि इसका नाम क्या है? श्रेणीय। उपनाम क्या है? श्रेणीय। और इसने रूल कब किया? 544 से 492 बीसी में, और टोटल 52 वर्ष शासन किया। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर क्या है कि कौन सा ऐसा राजा प्राचीन भारत का है, हर्यक वंश का है, जिसने कि बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों से जानकारी किस राजा के विषय में मिलती है? तो आपके बिम्बसार के विषय में। और बिम्बसार की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। गिरिव्रज या राजगृह राजधानी किसकी थी? तो आपके बिम्बसार की। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये पहला शासक था प्राचीन भारत का जिसने अपने राज्य का विस्तार किसके द्वारा किया? विवाह के द्वारा किया, युद्ध के द्वारा किया, और कूटनीति, यानी 3 माध्यमों से इसने अपने राज्य का विस्तार किया था। विवाह, युद्ध, कूटनीति के माध्यम से। और इन्होंने जो प्रथम पहला विवाह किया वो लिच्छवी गणराज, यानी लिच्छवी गणराज चेटक की बहन, किसकी बहन? चेटक की बहन चेलना। इसने जो प्रथम शादी की थी वो चेटक की बहन चेलना से की थी, जिससे उत्पन्न हुआ था अजातशत्रु। कौन उत्पन्न हुआ था? अजातशत्रु। दूसरा विवाह, यानी चेटक की बहन चेलना से कौन उत्पन्न हुआ था? तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनता है। तो यानी कहा जाता है कि अजातशत्रु की माँ का क्या नाम था? तो चेलना। और इसके मामा का क्या नाम था? चेटक। और ये किस गणराज्य की थी? तो लिच्छवी गणराज्य। और लिच्छवी गणराज्य को ही क्या, इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। आइए इस नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा विवाह इनका जो हुआ था कौशल नरेश प्रसेनजीत, यानी यहाँ पर क्या है? प्रसेनजीत की बहन जो थी महाकोशला, महाकोशला से इनकी शादी हुई थी दूसरे विवाह के रूप में, जो प्रसेनजीत की बहन थी। और इन्हें काशी क्या मिला था? दहेज में प्राप्त हुआ था। काशी किस में प्राप्त हुआ था? दहेज में। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा विवाह मद्र, यानी मद्र जो देश है पंजाब के पास पड़ता है, और उनकी जो राजकुमारी थी, तो मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से। तो क्षेमा से किसकी शादी हुई थी? मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी हुई थी। और शादी हुई थी किससे? तो क्षेमा से शादी हुई थी इनकी बिम्बसार की। बिम्बसार प्राचीन भारत का पहला शासक था। यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न आपको दे रहे हैं ताकि याद रहे। इसने अपनी विजय और वैवाहिक संबंधों से अपने राज्य का विस्तार किया। कहने का मतलब राजनीति, युद्ध और वैवाहिक संबंध स्थापित कर इसने अपने राज्य का लगातार विस्तार किया, और ये बहुत ही बुद्धिमान राजा था कह सकते हैं। बिम्बसार का एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, और ये अक्सर एग्जाम में आता है आपकी सुपर टेट यानी आने वाले एग्जाम में आ सकता है प्रश्न कि बिम्बसार का राजवैद्य कौन था? जीवक। कौन था? जीवक। अवंती के राजा चंड प्रद्योत, यानी अवंती के जो राजा थे चंड प्रद्योत, उन्हें एक रोग हुआ था पांडु रोग। पांडु रोग को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? पीलिया। तो पीलिया हुआ था या पांडु रोग था, किसे हुआ था? तो चंड प्रद्योत को हुआ था। ये कहाँ के राजा थे? अवंती के। तो इन्होंने अपने अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ भेजा था? इनके राज्य में भेजा था, और इनके इलाज के लिए, यानी पीलिया का इलाज, पांडु रोग का इलाज किसने किया था? तो चंड प्रद्योत का किया था। किसने? तो जो बिम्बसार का जो राजवैद्य था जीवक, तो जीवक ने इलाज किया था, जिसकी वजह से ये सही हो जाते हैं, और इनके कैसे मैत्रीपूर्ण संबंध इस राज्य से यानी अवंती से स्थापित हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अंग देश के शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त। इनको इन्होंने युद्ध में हराया था, यानी युद्ध में पराजित करने के बाद किसे हराया था? तो ब्रह्मदत्त को इन्होंने युद्ध लड़ा था ब्रह्मदत्त के खिलाफ बिम्बसार ने। और कहाँ के राजा थे? तो अंग देश के।
अवंती के राजा चंडप्रद्योत, उन्हें पीलिया हुआ था, तो आप लोग समझ गए होंगे, और उनकी इलाज किसने किया था, तो जीवक ने। अब यहाँ पर अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त थे, इनको युद्ध में पराजित कर अपने राज्य में इनको मिला लिया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। कौन ऐसा प्राचीन भारत का राजा है जिसने जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो ये बिम्बसार थे। तो बिम्बसार ने जैनियों को भी संरक्षण दिया था और साथ साथ बौद्धिस्ट को भी इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। दोनों धर्मों को इन्होंने बराबर प्रमुखता दी थी, और जिसकी वजह से दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार करवाया था किसने, बिम्बसार ने। और बिम्बसार किस वंश के राजा थे, तो हर्यक वंश के राजा। किस वंश के राजा, हर्यक वंश के राजा। अब आइए डिस्कस करते हैं, राजगृह नगर किसने बसाया था, तो राजगृह नगर बसाया था किसने, बिम्बसार ने। किसने, बिम्बसार ने। अब आइए इनके पुत्र की बात कर ली जाए, अजातशत्रु की। यानी अब बात यह है कि बिम्बसार के बाद जो शासन रूल किया हर एक डायनेस्टी में, वो अजातशत्रु ने किया। किसने किया, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने जब सत्ता संभाली, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने पिता को मारकर ये सत्ता प्राप्त की थी। तो सत्ता इन्होंने, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर शासक जो हुए इस वंश में, वो अपने पिता को मारकर ही शासन किया है। तो यहाँ पर अजातशत्रु ने शासन को प्राप्त करने के जल्दबाजी में अपने पिता की, कहा जाता है, हत्या की थी। आइए अब हम अजातशत्रु के विषय में रोचक तथ्यों को पढ़ेंगे। और आपका सुपर टेट, लेखपाल एंड अदर एग्जाम्स, एसएससी, बैंक्स इत्यादि में और पीसीएस लेवल पर जो पूछे जाते हैं प्रश्न, तो यहाँ से बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। आइए डिस्कस करते हैं अजातशत्रु को। अजातशत्रु ने जो शासन किया 492 से 460 बीसी के मध्य, और उन्हें कुल टोटल शासन किया 32 वर्ष। अब इनका जो नाम था कुड़िक, इनका नाम क्या था, कुड़िक। ही प्रसेनजीत ने क्या, जब अजातशत्रु राजा बने तो इन्होंने काशी वापस ले लिया। किसने, प्रसेनजीत ने। अब काशी वापस ले लिया क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था चेलना से हुआ था, और इनके जो, मतलब कह सकते हैं, इनके दूसरे पिता की जो शादी हुई थी प्रसेनजीत की बहन माँ कोसला से, उन्हें काशी दहेज में जो प्राप्त हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, इनके मामा ने, कहने का मीन्स क्या है, काशी वापस ले लिया। तो अब तो समझ सकते हो आप कि युद्ध की स्थिति बन गई। इसके कारण प्रसेनजीत और अजातशत्रु के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, कह सकते हैं, एक बड़ा युद्ध हुआ। और इस युद्ध में विजय किसकी होती है, तो अजातशत्रु की होती है। अजातशत्रु जब विजित होता है तो उनके मध्य, प्रसेनजीत और अजातशत्रु के मध्य समझौता होता है। और समझौते के रूप में क्या होता है कि इन्हें जो प्रसेनजीत ने जो काशी वापस ली थी, उस काशी को देना पड़ता है, और काशी पर अधिकार किसका हो जाता है, तो अजातशत्रु का। एक और संधि में एक खास बात ये रिलेटेड थी कि अपनी पुत्री का विवाह प्रसेनजीत किससे कर देता है, तो अजातशत्रु से। अब उस पुत्री का क्या नाम होता है, वाजिरा। क्या नाम होता है, वाजिरा। यानी वाजिरा से शादी किसकी हुई थी, तो अजातशत्रु की शादी हुई थी। अब आप विवाह हुआ था, कहने का मीन्स। एक इम्पॉर्टेंट बात, वैशाली गणराज को ही हम क्या बोलते हैं, लिच्छवी गणराज। और ये कह सकते हैं कि लिच्छवी गणराज की राजधानी क्या थी, तो वैशाली। अब वैशाली चूंकि लिच्छवी गणराज, इनका जो मूल, मतलब इनके मामा कह सकते थे, जहाँ से इनकी माँ थी लिच्छवी गणराज्य से। अब वहाँ पर एक नृत्यांगना होती है या गणिका होती है, एक नगर वधु बहुत ही सुंदर होती है, जिसकी कहानी प्रेम कहानी कही जा सकती है, कि अजातशत्रु और जो आम्रपाली होती है, इनके मध्य एक प्रेम कहानी डेवलप होती है। हर कीमत पर अजातशत्रु आम्रपाली को पाना चाहता है, जबकि आम्रपाली जो होती है, उसकी इच्छा अजातशत्रु को पाने की नहीं होती है, लेकिन अगाध प्रेम करता है अजातशत्रु, और किसी भी कीमत पर उसे प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए लिच्छवी गणराज्य यानी वैशाली राज्य के विरुद्ध, मतलब जो वैशाली के विरुद्ध ये युद्ध कर देता है। कौन, तो अजातशत्रु। यहाँ पे जो खास बात यह है कि जो युद्ध होता है, इसमें एक हथियार का प्रयोग करता है अजातशत्रु, और उसे बोलते हैं रथ मूसल महाशिलाकंटक। अब खास बात क्या है कि रथ मूसल शिलाकंटक का उपयोग किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। और किसके खिलाफ किया था, तो वैशाली के खिलाफ।
और क्यों किया था, ये इम्पोर्टेंट बात है। सिर्फ किसको पाने के लिए, आम्रपाली को पाने के लिए पूरा युद्ध होता है। और किस हथियार का प्रयोग करता है, तो रथ, मूसल, महाशिला कंटक हथियार का प्रयोग करता है। और पूरी वैशाली को ये तहस नहस कर देता है, कौन, अजातशत्रु। और इस तरीके से वो आम्रपाली को क्या कर लेता है, छुड़ा लेता है। कहने का मीन्स यहाँ पर अजातशत्रु आम्रपाली को प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन मन से इच्छा नहीं होती आम्रपाली की इसकी नगर वधु बनने की। अब होता क्या है, होता ये है कि अजातशत्रु बाद में यही आम्रपाली क्या बन जाती है, बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है, जो कि महात्मा बुद्ध की शरण में जाने के बाद क्या बन जाती है, बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। तो चलिए, ये बात आपने समझ ली अच्छे से। आइए डिस्कस करते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न की, कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने करवाया था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था किसने, तो ये करवाया था अजातशत्रु ने। इसी के कार्यकाल के 8वें वर्ष के शासनकाल में एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। तो किस राजा या किस शासक के समकालीन, तो समकालीन किसके, अजातशत्रु के समकालीन कौन थे, महात्मा बुद्ध। और इन्हीं के कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है किसकी, तो मृत्यु हो जाती है महात्मा बुद्ध की। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु, या इसी मृत्यु को हम क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण होता है अजातशत्रु को। और इसी की याद में राजगृह का स्तूप का निर्माण करा, तो राजगृह स्तूप का निर्माण कौन करवाता है, अजातशत्रु करवाता है। और साथ ही साथ 483 बीसी में, कितनी, 483 बीसी में, तो 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कराता है कौन, तो कराता है आपका अजातशत्रु। तो यहाँ अपने प्रश्नों को समझा होगा अजातशत्रु से रिलेटेड। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या थे, तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उदयन की। उदयन ने जो सत्ता संभाली, कहा जाता है अजातशत्रु को मारने के बाद उदयन ने सत्ता को संभाला था। और इन्होंने 16 वर्ष कुल शासन किया, 460 से लेकर 444 बीसी तक। उदयन का जो राज्य जो पड़ता था, गंगा और सोन के संगम पर कुसुमपुर या पाटलिपुत्र या पटना नगर बसाया, इसे अपनी राजधानी बनाया। पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में कि पाटलिपुत्र या कुसुमपुर या पटना नगर किसने बसाया था, ये राजधानी किसने बनाई थी, जो दो नदियों के संगम पर थी। तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर कुसुमपुर या पाटलिपुत्र को बसाया किसने था, तो बसाया था उदयन ने। ये राजधानी बनाई थी उदयन ने। तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो काम किया था उदयन ने, वो ये किया था कि राजधानी आप पाटलिपुत्र बनाई थी, या इसी को हम कुसुमपुर बोलते हैं। नेक्स्ट बात, अज्ञात व्यक्ति ने इसकी छरा भोंककर हत्या कर दी। कहने का मतलब इनकी भी हत्या हो गई थी, लेकिन उनके पुत्र के द्वारा नहीं। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। उदयन की मृत्यु के बाद हर्यक डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन है, नागदशक। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का, सुपर टेट और लेखपाल के लिए। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक कहलाता है। इसके सेनापति शिशुनाग ने इसे हाथी से कुचलवा दिया था। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कुचलवा दिया था। तो कहने का मीन्स क्या है कि ये जो नागदशक था थोड़ा अयोग्य शासक था, जिससे काफ़ी जनता रुष्ट थी। और इस वजह से जो महामात्र शिशुनाग होता है, ये नागदशक को हाथी से कुचलवा देता है। किससे कुचलवा देता है, हाथी से। तो ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था कौन, नागदशक। और इस वंश के बाद एक नए वंश की स्थापना होती है। वो नया वंश क्या है, शिशुनाग वंश। यानी शिशुनाग जब नागदशक को मार देते हैं, उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है 412 से 394 बीसी। और ये कुल कितने, 18 वर्ष तक शासन करता है। शिशुनाग की राजधानी कौन होती है, तो वैशाली। कौन सी राजधानी, वैशाली। और खास बात, सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी क्या रहती है शिशुनाग की, ये अवंती पर विजय करता है। तो किस राज्य को हराता है, तो अवंती राज्य को हराता है कौन, शिशुनाग। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न, इसके बाद शिशुनाग वंश का काफ़ी योग्य शासक जो होता है, वो आपका होता है कालाशोक।
कालाशोक का एक और नाम है काकवर्ण। काकवर्ण यानी कालाशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो काकवर्ण नाम से जाना जाता है। ये शिशुनाग वंश में 28 वर्ष रूल करता है, कहने का मतलब शासन करता है। 394 से 336 बीसी तक इसका शासन रहता है और एक ये महान शासक होता है। और कहने का मीन्स ये है हमारा यहाँ पर, इसकी राजधानी कौन होती है? तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। कौन सी राजधानी? पाटलिपुत्र। अब सबसे इम्पोर्टेंट कालाशोक से जो एग्जाम के लिए प्रश्न बनता है वो क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक ने करवाई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत तो मीन्स द्वितीय बौद्ध संगीत किसने करवाई थी? तो कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने। यानी 383 बीसी में। कब करवाई थी? 383 बीसी में। 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने कराया था? कालाशोक ने। इसके द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो सब कमीर। और इम्पोर्टेंट बात है, ये कहाँ किस स्थान पर कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था? तो वैशाली बिहार में, जबकि इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। लेकिन इसने जो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था वो किस जगह पर कराया था? तो वैशाली में। कहाँ पर कराया था? वैशाली। और वैशाली जगह कहाँ पड़ती है? तो वैशाली आपका पड़ता है बिहार में। अब आइए, इसकी भी किसी व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्ति ने कह सकते हैं, किसी व्यक्ति ने छुरा भोग कर हत्या कर दी। इस तरीके से आपका शिशुनाग वंश का जो कह सकते हैं, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। कहने का मतलब इसका जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है? नंदीवर्धन। तो इस तरीके से आपने पढ़ा जो बिम्बसार को, बिम्बसार का जो पुत्र होता है अजातशत्रु, जिसने प्रथम बौद्ध संगीत कराई थी। और प्रथम जो बौद्ध संगीत थी सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 483 बीसी में। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नंदीवर्धन इसका क्या होता है? अंतिम शासक होता है। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन होता है? नंदीवर्धन। तो इस तरीके से इस टॉपिक से काफ़ी अच्छे प्रश्न आपने पढ़े और आने वाले समय में भी आप अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। और थैंक यू। ओके।